मैं डॉक्टर श्याम, राजा सिंह कॉलेज सिवान। लोक प्रशासन के अंतर्गत संगठन के अर्थ एवं परिभाषा पर एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि संगठन, कोई भी जो संगठन होता है उसका आधार, उसका एक संगठनात्मक ढांचा होता है और उसी ढांचे के अनुरूप वह जाना जाता है कि वह संगठन कितना मजबूत है, कितना सक्षम है, कितना कमज़ोर है। हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं, मनुष्य अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं या संगठन की स्थापना करते हैं। यह काम प्राचीन काल से चला रहा है। हालांकि पहले लोग इस संगठन के इस अवधारणा से परिचित नहीं थे, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में ही वे आपस में एकजुट होकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करने की कोशिश करते थे। इस तरह से ये हम देखते हैं कि किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए संगठन जरूरी है, क्योंकि कार्य की सफलता और असफलता जो है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि किसी खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो संगठन बना है वह कितना सुव्यवस्थित और कितना सुसंगठित है। आधुनिक युग में हम देखते हैं कि मनुष्य ने जाने अनजाने में अनेक संगठनों के साथ मनुष्य जुड़ा रहता है। यह भी कहा जा सकता है कि आज संगठन ही मनुष्य की एक पहचान बन गया है, तो ये भी एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे हम भारत के निवासी हैं, तो ये बात हमारे लिए कही जाएगी या ये बात हमारे लिए भी लागू होता है कि भारत जो एक राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक तौर पर संगठित इकाई है, हम सभी इस राजनीतिक संगठन की सदस्य हैं या इस राजनीतिक संगठन के छाया तले निवास करते हैं, जीते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं। W.H. व्हाइट ने अपनी पुस्तक द ऑर्गेनाइजेशन मैन 1956 में इसी बात को कहा है कि आज हम संगठन मानव के युग में जी रहे हैं। द ऑर्गेनाइजेशन मैन की एज में जी रहे हैं। अवस्थी और माहेश्वरी ने भी इसी आशय को प्रकट किया और कहा है कि वर्तमान युग का मनुष्य संगठन के लक्ष्यों को अपने निर्णय मूल्य के रूप में स्वीकार करता है। यानी आज का जो मनुष्य है, वर्तमान युग का मनुष्य, वह अपने संगठन के लक्ष्य को अपने निर्णय मूल्य के रूप में स्वीकार करता है। इसका जो लक्ष्य है उसे अपने निर्णय के परिणाम के रूप में वह देखता है कि उसने जो निर्णय लिया है वह कितना सही है और कितना गलत है। चेस्टर बर्नार्ड ने अपने ग्रंथ द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये 1954 में उन्होंने ये किताब लिखी, द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसमें उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया है कि आज हम व्यक्तियों को पहचानने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये किस संगठन के सदस्य हैं और उसी से उस व्यक्ति की पहचान होती है।
जैसे हम इस राजनीतिक संगठन के रूप में ही इसको देख सकते हैं कि भारत से बाहर हमारी पहचान एक भारतीय के रूप में होती है। भारत भी एक राजनीतिक तौर पर संगठित संस्थान है या एक राजनीतिक संस्था है। उसी तरह से बिहार एक प्रांत है और बिहार से बाहर हमारी पहचान एक बिहारी, महाराष्ट्र से बाहर मराठियों की पहचान एक मराठी के रूप में, बंगाल से बाहर बंगालियों की पहचान एक बंगाली के रूप में होती है। अब संगठनिक तौर पर देखें, लोक प्रशासन के अंतर्गत देखें तो ये कोई व्यक्ति बिजली विभाग में कार्यरत है तो उसकी पहचान बिजली विभाग के कर्मचारी के रूप में होती है। कोई शिक्षक है और उसकी पहचान शिक्षक के रूप में होती है। कोई प्रशासनिक सेवा में बीडीओ या फिर कलेक्टर बने हुए हैं, एसडीओ बने हुए हैं तो उनकी पहचान फिर उसी रूप में होती है। यानी हम व्यक्तियों को पहचानने के लिए ये देखते हैं कि वह किस संगठन से जुड़ा हुआ है, या फिर राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों का भी एक संगठन है तो उसकी भी एक पहचान बनती है कि वो भाजपाई हैं, वो कांग्रेसी है, ये आम आदमी पार्टी का है तो ये सपाई हैं, ये बसपाई हैं, आदि आदि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संगठन का एक मनुष्य के साथ और एक मनुष्य का संगठन के साथ एक अटूट संबंध बना हुआ है। यानी हर मनुष्य किसी न किसी संगठन से जुड़ा हुआ है और हर संगठन किसी न किसी मनुष्य से ही जुड़ा हुआ है। अब हम इस संगठन शब्द के अर्थ पर गौर करें तो हम पाते हैं कि संगठन शब्द का अर्थ विद्वानों के द्वारा अलग अलग तरीके से व्यक्त किया गया है। हालांकि सभी का तात्पर्य एक ही है। वास्तव में संगठन का प्रयोग 3 अर्थ में किया जाता है। पहला ये कि ये एक प्रशासनिक ढांचा की रूपरेखा बनाने वाला है, रूपरेखा तैयार करने वाला है। दूसरा, इस ढांचे की पूर्व रचना तैयार कर उसमें कार्मिकों की नियुक्ति करना। तीसरा, नियोजन और संरचना के बाद बनने वाला निर्मित ढांचा। यानी ये जो संगठन है इसका प्रयोग हम लोग 3 अर्थों में करते हैं। पहला, किसी प्रशासनिक ढांचा की रूपरेखा तैयार करने में। दूसरा, इस ढांचा की रूपरेखा तैयार करके उसके अनुरूप उसमें कर्मियों की बहाली करने। और तीसरा, ये कर्मियों के बहाली के बाद जो ढांचा बन करके तैयार हो गया, जो संगठन बन करके तैयार हो गया, उस रूप में। तो ये 3 रूपों में संगठन को हम लोग देखते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार भी संगठन के 3 अभिप्राय बताए गए हैं। पहला, स्वयं संगठित निकाय यानी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी। दूसरा, संगठन को बनाना, टू ऑर्गेनाइज यानी संगठन को बनाया गया। एक स्वयं संगठित है पहले से, दूसरा संगठन खड़ा किया गया और तीसरा संगठित किया जाना, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। यानी कुछ तो संगठन पहले, कुछ तो एक ऐसे है जो पहले से संगठित है
जैसे भारत एक राजनीतिक तौर पर संगठित है, या यूपीएससी एक लोक प्रशासन के पदों पर भर्ती करने के लिए बनाया गया एक आयोग पहले से संगठित है। तो एक तो ये हो गया जो पहले से संगठित है। दूसरा हो गया संगठन को बनाना, अब नए लक्ष्यों नए उद्देश्यों के लिए नए संगठनों का निर्माण करना। तीसरा, कोई संगठन बना हुआ है और उसमें लोगों को संगठित किया जाना, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। उर्विक ने संगठन का अर्थ पहले अर्थ में लगाया, यानी स्वयं संगठित निकाय। उसके अनुसार किसी वस्तु को उत्पन्न करने के लिए हम जो योजना बनाते हैं वही संगठन है। अब हम विभिन्न विद्वानों द्वारा जो इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं उस पर विचार करेंगे। इसमें सबसे पहले मूने के अनुसार संगठन किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बने मानव संघ का स्वरूप है। यानी ये जो संगठन है वो समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है, और ये जो समान उद्देश्य के लिए प्राप्ति के लिए बनाया जाने वाला संगठन है ये मानव संघ होता है, यानी मनुष्यों का संगठन होता है। सेकेंड, पीफनर के अनुसार, पीफनर ने संगठन की परिभाषा करते हुए कहा कि संगठन में व्यक्तियों के व्यक्तियों से तथा समूहों के समूहों से इस प्रकार का संबंध जोड़े जाते हैं कि उनमें व्यवस्थित श्रम विभाजन लाया जा सके। अर्थात पीफनर महोदय कहते हैं कि संगठन में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या एक समूह का दूसरे समूह से इस प्रकार का संबंध जोड़ा जाता है, बनाया जाता है कि उसमें व्यवस्थित तौर पर श्रम विभाजन लाया जा सके। यानी यह व्यक्ति इस काम को करेगा और वह व्यक्ति इस काम को करेगा और वह व्यक्ति इस काम को करेगा। सबके कार्य को निर्धारित किए जाते हैं और उसके कार्य के बाद उसकी बारी आती है और उसके कार्य के बाद उसकी बारी आती है। जेम गॉस ने संगठन की परिभाषा करते हुए कहा है कि संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्यों और उत्तरदायित्वों के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सरलतापूर्वक पूरा किया जा सके। गॉस महोदय के अनुसार संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना, कर्मियों की व्यवस्था करना ताकि कार्यों और उत्तरदायित्वों के विभाजन के द्वारा, यानी इस व्यक्ति को ये कार्य करना है, इसका ये उत्तरदायित्व है, इन सब का विभाजन करते हुए उसका एक निर्धारित लक्ष्य जो है उसे सरलतापूर्वक पाया जा सके। लूथर गुलिक इसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं कि संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए समस्त कार्यों को उपभागों में संगठित तथा समन्वित किया जाता है। यानी संगठन जो है सत्ता का या प्रशासन का, शासन का एक औपचारिक ढांचा है। औपचारिक तौर पर उसे विधिवत तरीके से बनाया जाता है। ऐसा ढांचा है जिसका उद्देश्य जो है, जिसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समस्त कार्यों को उपभागों में संगठित तथा समन्वित किया जाता है, अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है तथा उनके बीच कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश की जाती है। इन विवेचनों से ये स्पष्ट होता है कि संगठन जो है वो किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्यों एवं भौतिक संसाधनों का संयोजन है जो भिन्न भिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे लगाया जाता है। अब इन परिभाषाओं के आधार पर संगठन के संबंध में जो प्रमुख बातें स्पष्ट होती है वो ये है कि संगठन जो है वो व्यक्तियों का समूह होता है। इसमें एक समान
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी व्यक्ति आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। दूसरा, संगठन जो होता है एक इकाई के रूप में होता है, एक यूनिट के रूप में होता है। यह कुछ लोगों के अनुसार एक इकाई है जो कि किसी लक्ष्य को, किसी खास उद्देश्य को पाने के लिए साधनों के प्रयोग करने में जुटी रहती है। तीसरा है कि संबंधों की एक संरचना। इसमें संबंध का निर्धारण उद्यम में विद्यमान या उस संगठन में उस जो यूनिट है उसमें विद्यमान पद और स्थितियों द्वारा होता है। यानी कोई क्लर्क के पद पर है, कोई स्टोर कीपर के पद पर है, कोई मैनेजर के पद पर है, कोई आदेश पालक के पद पर है, किसका क्या कार्य होगा, वो पद और स्थितियों का एक संरचना बना होता है, एक स्ट्रक्चर बना होता है कि उसके साथ ये रिलेशन होगा, उसका इसके साथ ये रिलेशन होगा, उसको इसके आदेश का पालन करना होगा, उसको इसके आदेश का पालन करना होगा। और एक प्रक्रिया होती है, हर संगठन एक प्रक्रिया के द्वारा चलता है। इसके द्वारा कर्मचारियों के कार्यों को एक दूसरे के साथ संबंधित किया जाता है, जिससे कि उस संगठन का जो निश्चित लक्ष्य है उसे पूरा किया जा सके। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।